Good morning students, hope everyone is very excited for their board exam, the first board exam of their life and the first paper, but with little bit of tense and fear. देखो ये fear को दूर रखो क्योंकि fear short circuits the mind. Fear से कुछ होने वाला नहीं है, आप well prepared हो, you can do it. Let's begin our revision. In this particular video मैं आपके साथ sure short questions बताने वाला हूँ. I'm standing in front of you with a lot of research and a deep analysis of all the papers. अब मैं आपको exact predictions देने वाला हूँ कि आपके first language हिंदी में क्या क्या आने वाला है और क्या नहीं आने वाला है जिसको आपको नहीं पढ़ना है. यानी मैं जो बताऊंगा सिर्फ आपको वही पढ़ना है and you can trust me, you are going to get the same thing. So in this particular video मैं आपको 3 दिन का प्लान भी बताऊंगा. देखिए 11th को आपको क्या करना है, 12th को क्या करना है और 13th को क्या करना है. पहले आपको 11th का कंटेंट जो होना चाहिए मैं आपको पूरा अभी बताने वाला हूँ. सो देखो मैं क्या क्या बताऊंगा. आपको क्या गद्यांश पढ़ना है, आपको LAQs क्या पढ़ना है, आई मीन पोएट्री के लॉन्ग आंसर्स, प्रोज के लॉन्ग आंसर्स एंड सप्लीमेंट्री में यानी कि उपवाचक में क्या पढ़ना है और उसी के साथ आपके कौन से कवि परिचय पढ़ना है. ओके सो लेट्स बिगिन विद. सो हम पहले पठित गद्यांश की बात करते हैं. आपको 5 मार्क्स का पठित गद्यांश आपकी उपवाचक से गद्यांश होता है, isn't it? सो देखिए इस गद्यांश में आप इन 2 लेसन्स पे ज्यादा फोकस करो. देखो एक्चुअली यहाँ पे चॉइस नहीं होती है. जहाँ पे चॉइस नहीं होती है ओके सो वहाँ पे आपको एवरी ऑल्टरनेटिव स्टेप भी लेना है, आपको रिस्क नहीं लेना है, चांस नहीं लेना है. वैसे भी यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ मेमोराइज नहीं करना है. इफ यू जस्ट नो द स्टोरी, अगर आपको स्टोरी याद है, स्टोरी के साथ साथ आपको आई मीन पार्ट का नाम तो आपको कैसे भी पता होता है, उसके साथ साथ लेखक का नाम थोड़ा सा पढ़ लो. क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा दिया जा रहा है कि आपको पूछा जा रहा है कि एक गद्यांश देके ये किस पार्ट से लिया गया है. ओके उपर्युक्त गद्यांश किस पार्ट से लिया गया है या उपर्युक्त गद्यांश के लेखक कौन है, ठीक है. या फिर समटाइम्स दे आर आस्किंग कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इस पार्ट का मुख्य उद्देश्य. फॉर दैट रीजन यू हैव टू हैव अ रीडिंग ऑफ द लेसन्स. सो मोस्टली ये 2 लेसन्स पे ज्यादा एम्फसाइज करो, गजनंदन लाल पहाड़ चढ़े और मंगल मानव और मशीन. इससे ज्यादा एक्सपेक्टेड है बट नॉट टू टेक ए चांस. अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, वो बच्चे जो 80 on 80 स्कोर करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दो इन दोनों पे भी. बड़े भाई साहब और गुड़ियों का त्योहार, एक और लेसन की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूं तो उसको स्किप कर दो. आप जस्ट ये 4 पे फोकस करो, आपको इसी में से पैसेज आएगा. ओके मोस्टली ये 2 में से आएगा या नहीं तो फिर ये 2 से. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज योर अपठित गद्यांश. अपठित गद्यांश यानी कि अनसीन पैसेज जो 10 मार्क्स का होता है. इस ओके नो वन कैन प्रेडिक्ट एग्जैक्टली व्हाट इट इज गोइंग टू बी, लेकिन आपको इसको अच्छे से पढ़ना है. कैसे पढ़ना है, क्या करना है, यू ऑल नो इट. आई हैव बीन टेलिंग यू थ्रू आउट योर स्पेशल टेस्ट, प्री फाइनल एंड ऑल. तो मैं आपको 1 डे बिफोर एग्जाम से यानी मॉर्निंग में या तो आपको लाइव क्लास लेने वाला हूं या फिर आपको एक और लास्ट मिनट एक वीडियो डालूंगा जहां पे मैं आपको कुछ डूज एंड डोंट्स आपको बताने वाला हूं, ठीक है. सो बट ध्यान दीजिए इसमें एक क्वेश्चन वेरी कॉमन होता है कि ये गद्यांश का शीर्षक, उचित शीर्षक, शीर्षक का मतलब टाइटल क्या होगा. फाइन. नाउ मूविंग ऑन विथ योर क्वेश्चन नंबर 12. आपका क्वेश्चन नंबर 12 कवि परिचय होगा. तो देखो कवि परिचय में भी हमको चॉइस नहीं होती है, ठीक है. फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कवि लोग है. ये हरिवंश राय बच्चन जी, श्रीधर पाठक, ऋतुराज, राम नरेश त्रिपाठी आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो बच्चे 50+ स्कोर करना चाह रहे हैं, जो लास्ट मिनट पे पढ़ रहे हैं, तो इन 4 कवियों का पढ़ लीजिए. बट अगेन ये रिस्क है. जिसको रिस्क नहीं लेना है, जिसको 80 on 80 स्कोर करना है, तो वो लोगों को पद्माकर भी पढ़ना है. ओके सो यहाँ पे कुछ ऑथर्स भी है, मनु भंडारी है, ओके केशव चंद्र वर्मा जी है, स्वयं प्रकाश. इनके बारे में भी आपको पढ़ना है जो 80 on 80 स्कोर करना चाह रहे हैं, ठीक है. इन एडिशन टू दीज, और आपको अगर स्कूल में आप पहले कोई पढ़ चुके हो, आपके FAs एंड ऑल, डू रिवाइज इट. द स्टूडेंट्स हु आर एक्सपेक्टिंग 80 on 80, ओके जो लास्ट मिनट पढ़ रहे हैं, सो काइंडली फोकस ऑन दिस एंड कीप प्रेइंग, मे बी आपको इसमें से आ जाएगा. नाउ कमिंग, क्योंकि देखो यहाँ पे चॉइस नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे चॉइस नहीं है, ठीक है. सो फिर भी मैं आपको ये 4 बता रहा हूँ. ना क्वेश्चन नंबर 16 जो होता है आपको यहाँ पे चॉइस है. यहाँ आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आपके पद्य भाग यानी आपकी पोएट्री से होता है. तो यहाँ पे देखो आपके पास में टोटल 6 लेसन्स है, 6 पोम्स है आपके पास. 6 में से मैं आपको 3, ये जो ब्लू कलर के है ना, ये 3 बता रहा हूँ. ये 3 में से पक्का एक आंसर आपको आ जाएगा. ओके एक है सुंदर भारत, दूसरा है राम लक्ष्मण परशुराम और तीसरा है अन्वेषण. जो बच्चे 80 on 80 स्कोर करना चाह रहे हैं, जिसको रिस्क नहीं लेना है, वो एक बार कन्यादान भी पढ़ लो, ठीक है. तो अब इसमें कौन से क्वेश्चंस पढ़ना है वो मैं आपको रीड करके बताने वाला हूँ वेरी सून. ओके आई एम गोइंग टू रीड आउट ऑल दिस क्वेश्चंस फॉर यू. सो मैं पहले लेसन स्पेसिफाई कर रहा हूँ. यहाँ पे 3 लेसन्स है, ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 17 ये आपके गद्य भाग से होता है, राइट. सो यहाँ पे भी मैं आपको 3 लेसन्स बताऊंगा. नेताजी का चश्मा, सफलता की चुनौती और बाल अदालत. ये 3 में से एक आंसर आपको किसी हल आ जाएगा. जो बच्चे लास्ट मिनट पे पढ़ रहे हैं, तो जिसके पास हिंदी की ज्यादा वोकैबुलरी नहीं है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, सो जस्ट फोकस ऑन द 3 लेसन्स हियर, 3 लेसन्स हियर. ओके अदर्स हु डोंट वांट टू टेक ए चांस, दे कैन गो विद बच्चों से ना छीने उनका हक. यहाँ पे एडिशनली आप पढ़ सकते हो, ठीक है. देन आपका क्वेश्चन नंबर 18, अगेन मैं इसमें क्वेश्चन स्पेसिफाई करने वाला हूं. मैं आपको बताऊंगा कि किसमें कौन से क्वेश्चंस आएंगे, ओके थीम बेस्ड कैसे पूछेगा, मैं सब आपको बताने वाला हूं. नाउ
क्वेश्चन नंबर 18, यानी कि जो आपकी उपवाचक से होगा, तो उपवाचक में आपके पास टोटल 5 लेसन है, वो 5 से मैं आपको 3 लेसन स्पेसिफाई कर रहा हूं, ये 3 पढ़ लीजिए, 3 में से श्योर शॉट यू विल हैव 1 क्वेश्चन, दैट इज बड़े भाई साहब, ओके, साए और गुड़ियों का त्योहार। दिस इज मोर देन इनफ फॉर यू, ओके। और 2 लेसन जो मैं नहीं दिया, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, अगर कोई पढ़ना चाह रहा है तो रीच आउट टू मी, ओके। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इससे आप टेक्स्ट कर सकते हो, तो मैं आपको अगर अगले आई मीन लाइक अनदर लेसन के क्वेश्चन चाहिए तो आई कैन यू शेयर यू थ्रू दिस नंबर, एंड मोर ओवर यू कैन टेक अ मेंबरशिप, okay, join our channel by taking a membership of 299, okay, just 299 a month, जिसमें यू कैन हैव एक्सेस टू ऑल द सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट्स का आपको कंटेंट का सपोर्ट मिलेगा, ओके, जहाँ पे मैं आपको डाउट क्लियर कर सकता हूँ, जहाँ पे आप मेरे से कुछ भी डाउट रिलेटेड टू एनी अदर सब्जेक्ट, आप मैथ्स हो, फिजिक्स हो, बायो है, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, तेलुगु हो, सेकंड लैंग्वेज, यू कैन रीच आउट टू मी बट टेकिंग अ मेंबरशिप ऑफ 299, जहाँ पे आपको कंटिन्यूअस सपोर्ट मिलेगा थ्रू दिस व्हाट्सएप नंबर। फाइन, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ओके, सो ये हमारे 11th का कंटेंट था, 11th को आपको पढ़ना है, तो इसको कैसे करो कि इसमें जो चीज़ आपके लिए नहीं है, अब मैंने जो बताया, हो सकता है कि मे बी यू हैव लर्न सुंदर भारत और रामलक्ष्मण परशुराम अन्वेषण आप पहले नहीं पढ़े, तो अब क्या करना है, 11th के दिन आपको पहले ऐसे चीज़ें पढ़ो जहाँ पे आप अन्वेषण नहीं पढ़े, या फिर आपको ऋतुराज जी का कवि परिचय नहीं आता, जो नए हैं, ओके, आपके लिए पहले वो पढ़ो जिससे आप अनफेमिलियर हो, ओके। मॉर्निंग स्टार्ट विद fresh mindset without any distractions, keep all your gadgets aside, बाजू रख दो, और आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स कुछ देर के लिए, ओके, कुछ दिनों तक इनएक्टिव रखो, सो वो कंटेंट को ध्यान से उसको समझते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए आप पढ़ो, ठीक है। सो एक सिटिंग में आप कॉन्स्टेंटली नहीं पढ़ सकते हो, तो एवरी नाउ एंड देन यू कैन टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, हर थोड़ी थोड़ी देर को आप, यानी कि हर 30 मिनट या फिर आपको जैसा लगा कितनी स्ट्रेच पे आप पढ़ सकते हो, उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेना, अपनी जगह से उठो, थोड़ा सा कीप वॉकिंग एंड ऑल, कम बैक एंड कंटिन्यू इट। तो इस तरह आप एक दिन में जितना कंटेंट पढ़ रहे हो, तो बाय द एंड ऑफ ए डे, बिफोर यू गो टू द बेड, ओके, यू हैव टू रिवाइज ऑल द थिंग्स व्हाट यू हैव लर्न, स्पेशली द न्यू कंटेंट दैट यू हैव लर्न। देखो पुराना कंटेंट जो है आप डे 1 से, ओके, मोस्ट ऑफ योर स्कूल्स में आपका न्यू एकेडमिक ईयर बहुत अर्ली स्टार्ट हो गया, 9th के एग्जाम्स जल्दी से हो गए बहुत, तो आप डे 1 से काफी इसमें से कंटेंट पढ़ चुके हो, तो डोंट रिवाइज दैट अगेन, ओके, इन द बिगनिंग, क्योंकि आप जब बैठते हो ना, आपका माइंड बहुत फ्रेश है, रेडी टू रिसीव न्यू कंटेंट, नई वोकैबुलरी, नए डिफिकल्ट वर्ड्स, तो उस समय जो ऑलरेडी आता वो कंटेंट को पढ़ो मत, क्योंकि जो नया कंटेंट है जब पढ़ने बैठोगे तो आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, एग्जॉस्ट हो जाएगी, तो पहले डिफिकल्ट वाला कंटेंट पहले पढ़ो, फिर उसके बाद जो आपको ऑलरेडी आता है उसको रिवाइज करो, एंड एट द एंड ऑफ अ डे रिवाइज ऑल दैट यू हैव लर्न बिफोर गोइंग टू बेड। एंड बिफोर गोइंग टू बेड जब आप ये रिवीजन करते हो, इसके बाद कोई मेंटल एक्टिविटी नहीं करना है, कोई सोशल मीडिया अकाउंट पे नहीं जाना है, कोई गेम नहीं खेलना है, कुछ वॉच नहीं करना है, आप ऐसे आराम से सो जाना है, तो ये परमानेंट मेमोरी में आपके उतरेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप अगेन, सो हैव अ क्विक ग्लैंस अगेन ऑन द न्यू आंसर्स और न्यू वोकैबुलरी दैट यू हैव लर्न, और साथ ही साथ जैसे मैं वोकैबुलरी की बात कर रहा हूं, आप हर नए शब्द को अंडरलाइन करो और अंतर रखो कि उर्दू को हम हिंदी से मिक्स ना करें। द प्रॉब्लम विद द तेलंगाना स्टूडेंट्स कि यहाँ पे शुद्ध हिंदी का प्रयोग नहीं होता है, यहाँ पे उर्दू का मिक्सचर है, सो वो उर्दू के वर्ड्स को अवॉइड करो। अब समटाइम्स यू हैव टू राइट, लाइक कहीं पे आपको लिखना है कि ये जरूरी है, सो अवॉइड, जरूरी इज एन उर्दू वर्ड, इंस्टेड यू कैन राइट आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता है। कहीं पे आपको लिखना है कि इसकी जिम्मेदारी है, सो इंस्टेड ऑफ जिम्मेदारी यू कैन राइट कर्तव्य है। तो इस तरह के वर्ड्स पे आप फोकस करो, एवरी आंसर में आपको जो भी आ रहा है, हाईलाइटर पेन से आप ओके हाईलाइट करो, अगर आपके पास टाइम है तो एक नोटबुक लेके वो उस तरह के न्यू वर्ड्स एक जगह पेन डाउन करो, इफ पॉसिबल प्लीज पेन डाउन, सो दैट आप लास्ट मिनट पे मॉर्निंग आप रेफर कर सकते हैं वो वर्ड, वो वोकैबुलरी को माइंड में रखते हैं आप कुछ भी नया कंटेंट आराम से लिख सकते हो, ठीक है। चलिए नाउ आई स्पेसिफाई द क्वेश्चंस ईच, उसके बाद मैं आपको डे 2 में क्या करना है वो बताऊंगा, मैं आपको लेसन वाइज, यानी कि आपको मैं 6 लेसन्स आपके प्रोज एंड पोएट्री के लॉन्ग आंसर्स आपके साथ मैं शेयर करता हूं, एंड देन आई गो विद द उपवाचकम। पहले हम बच्चों से ना चीने इनके हक से शुरू करते हैं, ठीक है। देखो ये लेसन की थीम है कि ऑल अबाउट द गेम्स, ओके, बच्चों के खेल की बात हो रही है, तो यहाँ पे खेल के रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएगा, जैसे आप जानते हो, तो खेल के रिलेटेड कैसा आएगा कि खेल के मैदान, स्पेशली नगरों में, शहरों में खेल के मैदान क्यों कम हो जा रहे हैं, ओके, बच्चे अगर नहीं खेलेंगे तो क्या होगा, और बच्चों को खेलने के लिए क्या सुविधाएं पहुंचानी चाहिए। देखो मैं आप स्पोकन अबाउट 3 थिंग्स, इसके रिलेटेड ही आपको क्वेश्चंस आएंगे। देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आजकल शहरों में बच्चों के खेलने के अवसर कम होते जा रहे हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं। शहरों में स्थान कम होते जा रहे हैं, अवसर, इसके चांसेस कम हो रहे हैं, क्यों होते जा रहे हैं।
और दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन अनदर वे, महानगरों में खेल के मैदानों की कमी के क्या कारण हो सकते हैं? महानगर, ओके, द ग्रेट मेट्रोपॉलिटन सिटीज में यहाँ पे खेल के स्थानों की कमी होते जा रही है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? दी बोथ आर सेम। नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन, शहरी वातावरण में क्यों बच्चों को खेलने के अधिक अवसर प्रदान करने चाहिए? सो ये सिटीज में वाई शुड मोर अपॉर्चुनिटीज बी प्रोवाइडेड? नेक्स्ट, पाठ के आधार पर महानगरों की विशेषताएं लिखिए। तो ये महानगरों की विशेषताएं यानी हम ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे बच्चों को खेलने के अवसर कम है, ठीक है, और इनको आपको खेलने के अवसर अधिक से अधिक पहुंचाने चाहिए। नाउ अनदर लेसन दैट इज बाल अदालत पे हम आते हैं। तो ये बाल अदालत में देखो थीम क्या है कि यहाँ पे मैसेज क्या दिया जा रहा है कि पर्यावरण का संरक्षण। पहले ये बताएगा कि पर्यावरण जो हमारा जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है ये पोल्यूट क्यों हो रहा, इसके पोल्यूशन के कारण क्या है, प्रदूषण के कारण क्या है, ओके, और ये प्रदूषण ये प्रदूषित जब हो रहा है तो इसका हम पे क्या प्रभाव पड़ेगा और इसको प्रदूषित होने से कैसे रोकना चाहिए। ये तीन एस्पेक्ट्स के सराउंड ही करेंगे आपके क्वेश्चंस। ओके, व्हाट आर द कॉजेस फॉर पोल्यूशन, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन एंड हाउ कैन द पोल्यूशन बी कंट्रोल्ड और प्रिवेंटेड। नंबर 1, पर्यावरण संरक्षण हमारा कर्तव्य है ना, हमारा कर्तव्य है। सो पाठ के आधार पर ओके अपने विचार लिखिए। तो पाठ के आधार पर आपको बताना है आपके विचार क्या है, यानी पर्यावरण के संरक्षण, यानी पर्यावरण हमारा रक्षा कवच माना जाता है, इसका हमें कैसे संरक्षण करना चाहिए, इसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। नाउ अनदर क्वेश्चन, पर्यावरण की रक्षा की जिम्मेदारी आप कैसे निभाओगे? ओके, जिम्मेदारी यानी कर्तव्य कैसे निभाओगे। देन अनदर क्वेश्चन, पर्यावरण को दूषित करने वालों को आप क्या सुझाव देंगे? सुझाव इज सजेशन। देखो ये जनरल टॉपिक है तो इसमें आप यानी क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड मोस्टली पॉइंटिंग आउट टू यू। ओके, देन अनदर क्वेश्चन, पर्यावरण को हम कैसे हानि पहुंचा रहे हैं, हम हानि कैसे पहुंचा रहे हैं, हाउ आर वी पोल्यूटिंग इट। देन प्रदूषण को प्रदूषण से के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, यानी प्रदूषण के दुष्परिणाम इज बैड इफेक्ट या बैड कॉन्सिक्वेंसेस, यानी प्रदूषण से। इसकी जगह ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पेड़ों को काटने से, जंगलों को काटने से या प्रदूषण से क्या दुष्परिणाम होंगे, ठीक है, इसका क्या असर होगा। देन अनदर क्वेश्चन, जनरल 1, न्यायाधीश ने किरोड़ीमल को जो सजा दी सुनाई थी, क्या आप उससे सहमत है? ओके, न्यायाधीश यानी कि जज ने जो पनिशमेंट दिया था किरोड़ीमल को, क्या उससे आप सहमत हैं? ठीक है। नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन, पेड़ों की कटाई करना एक अपराध है, पेड़ों को काटना डिफॉरेस्टेशन, कटिंग डाउन ट्रीज अपराध है, ठीक है। बाल अदालत पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। फाइन। देन लास्ट क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदूषण के कारणों पर प्रकाश डालिए। पर्यावरण प्रदूषण के कारण क्या हो सकते हैं। नाउ सो इससे हमारा 8th और 9th लेसन हो गया। अभी आते हैं हम सफलता की चुनौती पे, राइट। सो यहाँ पे देखिए, समस्या का समाधान खोजने वाला ही सफलता का अधिकारी है। इस कथन की पुष्टि सफलता की चुनौती पाठ के आधार पर कीजिए। यानी समस्या का जो समाधान, प्रॉब्लम तो सबके पास है, वो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन ढूंढता है वही सफलता का अधिकारी है। तो ये पाठ के आधार पर इस कथन का मतलब होता है स्टेटमेंट, इस कथन को पुष्टि कीजिए, यानी सपोर्ट दिस स्टेटमेंट, ओके, या जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन। नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन, दृष्टिहीन लोगों के लिए कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हम कर सकते हैं या करा सकते हैं। दृष्टिहीन यानी ब्लाइंड बाय बर्थ, स्पेशली जो ब्लाइंड लोग हैं, या फिर अदर पीपल हु आल्सो एक्सीडेंटली गेट लूज देयर आई साइट। अनदर क्वेश्चन, प्रीति मोंगा जी के संघर्ष में जीवन का परिचय अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। प्रीति मोंगा जी के उनके जीवन संघर्ष में यानी स्ट्रगलिंग लाइफ, इनिशियली शी स्ट्रगल्ड ए लॉट, तो उसके बारे में आपको लिखना है। ये क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा रहा है कि प्रीति मोंगा जी के चारित्रिक विशेषताएं बताइए। नाउ अनदर क्वेश्चन, प्रीति मोंगा के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, चलिए। सो नाउ विल मूव ऑन विद अनदर लेसन। सो नाउ हियर वी गो विथ योर पोएट्री। अन्वेषण से आते हैं, ओके, अन्वेषण, एंड देन वन मोर लेसन इज देयर, नेताजी का चश्मा, वहाँ पे भी आएंगे। पहले अन्वेषण देखेंगे। अब मैं सीक्वेंस में, मेरे पास जो कंटेंट है वैसे जा रहा हूँ मैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अन्वेषण में। ईश्वर कहाँ कहाँ व्यस्त थे और कवि उन्हें कहाँ ढूंढ रहा था। देखो अन्वेषण का मतलब क्या है, इसकी थीम क्या है। अन्वेषण इज टू सर्च,
तो यहाँ पे कौन किसको ढूंढ रहा है? कवि ईश्वर को ढूंढ रहा है। तो कवि ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था और ईश्वर कहाँ व्यस्त थे? व्यस्त इज एंगेज्ड, कहाँ बिजी थे वो, ठीक है। देन अनदर क्वेश्चन, ये इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ रहा है, कवि के अनुसार ईश्वर को कहाँ कहाँ देखा जा सकता है लेकिन हम उन्हें कहाँ कहाँ ढूंढते हैं? फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दीन दुखियों की सहायता करके ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है? अपनी सहमति या असहमति की पुष्टि कीजिए। क्या दीन दुखी, दीन किसे कहते हैं? गरीब को कहते हैं। दीन यानी गरीब दुखियों की सेवा करके, इनकी सहायता करके क्या हम ईश्वर को पा सकते हैं, प्राप्ति कर सकते हैं? इसकी अपनी सहमति, सहमति इज एग्री या असहमति इज डिसएग्री। डू यू एग्री और डिसएग्री? आप इसकी पुष्टि करना है, यू हैव टू सपोर्ट, यू हैव टू जस्टिफाई। सेम क्वेश्चन कैन आल्सो बी आस्क्ड इन अनदर वे, ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए। देन अनदर वन, कवि ने समाज में फैले बाहरी आडंबरों का विरोध कैसे किया है? ओके, समाज में फैले बाहरी आडंबर यानी हमारी सोसाइटी में बाहरी आडंबर यानी शो ऑफ, दिखावा जो है, ओके, तो इसके बारे में क्या बताया, इसको, इसका कैसे विरोध किया है? देन नेताजी का चश्मा, देखो ये नेताजी के चश्मा की थीम क्या है? देशभक्ति है, तो आपको देशभक्ति के ऊपर ही मोस्टली क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पे मेन कैरेक्टर, जो लीडिंग कैरेक्टर है इस स्टोरी का, वो है कैप्टन चश्मे वाला, तो उसकी देशभक्ति के बारे में मोस्टली पूछेगा आपको, ठीक है। कैप्टन, ओके, की देशभक्ति के बारे में लिखो, या फिर उसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, कैप्टन चश्मे, ओके, नेताजी की मूर्ति पर क्यों चश्मे लगाता था? क्यों लगाता था? वो अपनी देशभक्ति प्रकट कर रहा था वहां पे, ठीक है। देन अनदर क्वेश्चन, आप किन किन कामों में देशभक्ति प्रकट करते हो? ये जनरल क्वेश्चन है, आपके बारे में पूछ रहा है, आपको लिखना है। देन इस पाठ के आधार पर आप, ओके, ये पाठ देशभक्ति से परिपूर्ण है। पूर्ण इज कंप्लीट, ये कंप्लीट लेसन, ये पूरा लेसन देशभक्ति से परिपूर्ण है। इस कथन की पुष्टि उदाहरण के द्वारा कीजिए। इस कथन की पुष्टि, इस स्टेटमेंट को आपको सपोर्ट करना है। तो देखो अब क्या करना है कि आपको ये पूरे पार्ट की बात कर रहा है, तो खाली आपको कि खाली चश्मे वाले के, कैप्टन चश्मे वाले की देशभक्ति से नहीं चलेगा, आपको कस्बे वालों की देशभक्ति भी उन्होंने मूर्ति लगा के की, वो बच्चों ने की, ठीक है, हालदार साहब के बारे में, ये सब के बारे में जो देशभक्ति उनके सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपको लिखना है, राइट। नाउ विल मूव ऑन विद अनदर पोएट्री, विल कम बैक टू पोएट्री में फर्स्ट लेसन सुंदर भारत। देखो सुंदर भारत, इसकी थीम क्या है? भारत की सुंदरता, नेचुरल ब्यूटी, द ज्योग्राफिकल ब्यूटी। तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से आएगा, भारत की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन कीजिए। प्राकृतिक सुंदरता कह सकते हैं या प्राकृतिक शोभा को कह सकते हैं, या फिर इसमें एक बड़ा सा सारांश है, वो भी आप पढ़ लीजिए, आप लिख सकते हो। देखो मैं लास्ट मिनट में आपको बताऊंगा कि कभी जहाँ पे आप कुछ आंसर पढ़ रहे हो या पे दूसरा आ रहा है तो क्या करना है, क्या है। पहले अभी राइट नाउ आपके पास 3 दिन है, आपको जितना हो सकता है आप उसको पढ़ने का प्रयत्न करिए। लास्ट मिनट आई टेल यू लास्ट मिनट रिसोर्ट्स क्या हो गए, ओके। देन नाउ लेसन नंबर 6, राम लक्ष्मण परशुराम। तो ये लेसन का मेन मैसेज क्या है कि ये तीन अलग अलग लोग वहां पे हैं, वो तीनों के स्वभाव के बारे में आपको पूछा जाएगा, ओके। राम जी लक्ष्मण जी के स्वभाव में, इन दोनों के स्वभाव में समानता यानी कुछ चीजें उनमें सिमिलर है उन लोगों के नेचर में, और विषमताएं यानी विष जहर नहीं होता है, विषमता का मतलब होता है कॉन्ट्रास्टिंग। सो दोनों में इक्वालिटी भी है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं दोनों का नेचर, और कुछ विषमताएं, कुछ इन दोनों में कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स भी है, तो उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ये एक इंपॉर्टेंट आंसर है। देन अनदर वन, तीनों का स्वभाव की तुलना कीजिए। तीनों कौन कौन 3 मेन कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे? श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी और परशुराम जी। तो तीनों के स्वभाव की तुलना करना है। तुलना यानी यू हैव टू कंपेयर, आपको रिलेटिवली लिखना है, ठीक है। देन लेसन नंबर 10 पे आते हैं, कन्यादान। दिस इज नॉट टू टेक ए चांस, ये चांस नहीं लेने वाले लेसन में से एक है कन्यादान, मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लड़की की विदाई के समय माता पिता की मानसिक दशा कैसी होती है? ओके, जब लड़की को विदा कर रहे हो तो मानसिक दिशा, उनकी मेंटल, उनका माइंड से, उनका मेंटल पिक्चर, उनका माइंड कैसा होता है, माता पिता पूछ सकते हैं या कभी कभी सिर्फ माता भी पूछ सकते हैं, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट आंसर है, कन्यादान के समय माँ अपनी बेटी को क्या सीख देती है, ठीक है। ये क्वेश्चन को ऐसा भी पूछ रहा है कि माँ अपनी बेटी को क्या सीख देती है, आप क्या सीख देते हैं, आपको भी पूछ रहा है ना, आप क्या देते हो, तो सेम यू हैव टू राइट। 1-2 लाइन ऐड करना है, मैं आपको बता दूंगा एक दिन पहले कि कैसे आपको ऐड करना है। देन समटाइम ये लेसन से क्या पूछ रहा है, इस कविता का संदेश क्या है, ठीक है, कन्यादान कविता का संदेश। तो विद दिस वी हैव कवर्ड अप क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ अब हम 18 पे जाते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता लूँ,
इंट्यूशन कह रहा है कि इस बार आपको लॉन्ग आंसर्स में बाल अदालत और बच्चों से ना चीनो है, ये दोनों में से एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो, ठीक है। नाउ अब हम आपकी उपवाचक पे आते हैं। अब हम कुछ उपवाचक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। फाइन। सो यहाँ पे हम जैसे मैंने बताया बड़े भाई साहब और साय और गुड़ियों का त्यौहार में 3 लेसन के ही आंसर्स आपके साथ क्वेश्चन शेयर करने वाला हूँ। अगर किसको एडिशनल चाहिए तो रीच आउट टू मी, मैं आपको बता दूंगा। नाउ चलिए नोट करो इसको। बड़े भाई साहब ने शिक्षा पद्धति, ओके, हमारी जो शिक्षा पद्धति है, हमारे जो पढ़ाई का तरीका है, इस पर कैसे व्यंग किया है, उन्होंने कैसे कमेंट किया है। ओके, देन अनदर क्वेश्चन, बड़े भाई साहब का स्वभाव कैसा था, विस्तार पूर्वक लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट वन, यानी इनके स्वभाव की विशेषताएं आपको लिखना है। नेक्स्ट, बड़े भाई साहब पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन के अनुभव और किताबी ज्ञान में से क्या महत्वपूर्ण है और क्यों। सो इस पाठ के आधार पर बताना है कि जीवन का अनुभव, लाइफ का एक्सपीरियंस या किताब का ज्ञान, दोनों में कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्यों। नेक्स्ट, बड़े भाई साहब के रुआबदार व्यक्तित्व की पुष्टि कीजिए, यानी उन रुआबदार का मतलब होता है डिग्निफाइड, हिज पोजीशन, हिज पर्सनालिटी वाज डिग्निफाइड, राइट। ही नेवर यूज्ड टू रन आफ्टर, यहाँ वहाँ दौड़ना, पतंग उड़ाना, गिल्ली डंडा खेलना, इस तरह नहीं कर रहे थे। उन्होंने एक अपने बड़े भाई का पात्र, अपना रोल अदा कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, बड़े भाई साहब इस पाठ के आधार पर बताइए कि आपको इन दोनों में किसकी भूमिका अच्छी लगी, यानी छोटी भाई की या बड़े भाई की भूमिका। भूमिका इज रोल, ओके, किसका पात्र आपको अच्छा लगा और क्यों। देन द लास्ट क्वेश्चन, ओके, इस पाठ में बड़े भाई हमेशा उन्हें छोटे भाई को अनुशासन में क्यों रखना चाहते थे। छोटे भाई को अनुशासन का मतलब होता है डिसिप्लिन, तो हमेशा अपने छोटे भाई को डिसिप्लिन में रखना चाहते थे, क्यों। नेक्स्ट, नाउ विल मूव ऑन विद अदर लेसन। गुड़ियों का त्योहार, लेखक द्वारा संक्रांति पर गुड़ियां खरीदने को गुड़ियां खरीदने के लिए क्या उपाय किया गया। आप जानते हो क्या करे उन्होंने पत्र लिखे थे वेंकोजी एंड सन्स कंपनी से गुड़ियों का स्पेसिमन सैंपल मंगवाने के लिए, नमूने मंगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड़ियां मंगाने पत्र लिखकर लेखक ने सही किया या गलत, अपनी सहमति या असहमति के कारण बताइए। सो डू यू एग्री और नॉट, उन्होंने जो पत्र लिख के गुड़ियां मंगा रहे थे क्या सही था या गलत था। अगर मेरे से पूछेंगे तो गलत था। ओके, ही वॉज ट्राइंग टू गेट इट इन विदाउट पेइंग, तो ये ठीक नहीं है। देन उनकी मजबूरी थी, बट ये तरीका ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड़ियों के संबंध में कांतम और उनकी लड़की की क्या प्रतिक्रियाएं थे। कांतम कौन है, ये लेखक की पत्नी का नाम है। सो इनके और उनकी लड़की दोनों की क्या प्रतिक्रिया, क्या रिएक्शन था, क्या इनकी सोच थी, ये लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेंकोजी एंड सन्स के मालिक ने क्या प्रतिक्रियाएं दी, क्या आपको वो कैसे लगी और क्यों। देखो, जब ये लेखक उनको पत्र लिख के गुड़ियां मंगाते हैं तो ये इनका रिएक्शन क्या रहता है कि इन्होंने बोलते हैं कि हमारी आप दुकान पे आ जाइए, यहाँ पे बहुत सारे आपको नमूने मिल जाएंगे, तो इसके आधार पे आप हमारे गुड़ियों की प्रशंसा पत्र में कर देना। सो इससे हमारा कारोबार में वृद्धि हो जाएगी। तो ये आपको कैसे लगी और क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के स्थान पर अगर आप होते तो पत्र में क्या लिखते। ठीक है, इट्स लाइक वेरी क्रिएटिव। नेक्स्ट, इस पर्व पर सजावट के लिए आप क्या चाहेंगे, पाठ के आधार पर बताइए। यानी इस पर्व में, पर्व यानी फेस्टिवल, ये फेस्टिवल में घर सजाने के लिए क्या क्या किया जाता है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो आप क्या करेंगे वाले जो क्वेश्चंस है, ये आपको PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपको यानी हर लेसन के साथ पीछे होते हैं वहां मिल जाएंगे, या नहीं तो आपके पास कोई LMR या प्रीवियस ईयर जो भी ऑल इन वन है वहां पे मिलेंगे। नेक्स्ट, हम साय लेसन पे आते हैं, लास्ट लेसन। अज्जू अपने पिता से मिलने के लिए क्यों आतुर था। आतुर यानी कि वो बेचैन था, व्याकुल था। He was like very curious or eager to meet his father. Why? Next, साय कहानी में आपको किसका पात्र अच्छा लगा, कारण सहित विस्तार में लिखिए। ओके, तो इसमें किसका पात्र अच्छा लगा। ओके, ऑब्वियसली यहाँ पे जो अज्जू के पिता के मित्र हैं उनका पात्र अच्छा लगा, ही प्लेड ए वेरी गुड रोल। नेक्स्ट, साय की सार्थकता को अज्जू के पिताजी ने कैसे सिद्ध कर दिखाया। साय की सार्थकता, ये जो टाइटल है सार्थकता, इसको किस तरह उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिवली करके बताया। साया, ओके, शैडो, एक शैडो का मतलब होता है हमारी हियर इट्स लाइक फ्रेंडशिप। ओके, तो हाउ ही उन्होंने अपनी फ्रेंडशिप कैसे निभाई, उसको कैसे अपना कर्तव्य निभाया, आपको बताना है। लास्ट क्वेश्चन,
वृद्ध ने अज्जू और उसके परिवार की सहायता कैसे की होगी, क्यों की होगी? वृद्ध का मतलब होता है एल्डरली पर्सन। तो यहाँ पे एल्डरली पर्सन कौन है? यहाँ पे अज्जू के पिता के मित्र, उन्होंने कैसे की है और क्यों की है वो आपको बताना है। देखो मैंने आपको लेसन स्पेसिफाई करें, एक डिस्क्लेमर बता रहा हूं, तो आपको इन्हीं लेसन में से आंसर्स आएंगे, बट अगेन जो आंसर्स मैंने स्पेसिफाई करे मोस्टली इसमें से आएगा, बट दिस इज लैंग्वेज, दिस इज हिंदी, सो दे में चेंज द नेचर ऑफ ए क्वेश्चन, थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो ट्विस्ट एंड टर्न्स हो गए, कुछ नया पूछेगा, तो be prepared mentally with everything what you know. If you have whatever you have learned from the same lesson से आपने इससे एडिशनल और कुछ क्वेश्चंस पढ़े तो do revise them, ठीक है? सो ये सारा काम आपका 11th का था, it's not a big deal, you can do it, one whole day is with you. Now coming to the 12th, that is day 2, मैं आपको इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो 3 क्वेश्चंस है आपको, ओके? कवि परिचय यहाँ पे कवर हो चुका है 13, 14, 15। फिर उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट डिस्कोर्सेस कौन से पढ़ना है और उसका फॉर्मेट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ओके? जो आपका लास्ट सेक्शन है 7 मार्क्स का, और फिर भाव होगा एंड देन ऑब्जेक्टिव्स 2 वीडियोस में बनेंगे, एक आई मीन वोकैबुलरी अलग होगी, ग्रामर अलग होगी, विद यू नो इनफ प्रैक्टिस मैं आपको एडुकेट प्रैक्टिस दूंगा। तो ये 12th के दिन आपका काम है, एंड देन 13th के दिन आपको रिवीजन करना है, पूरा दिन आपको रिवाइज करना है, क्योंकि आपका फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट इंप्रेशन आपको अच्छी देना है। इन केस अगर कोई चीज आगे आगे पुश होते जा रही है तो टेक अ पॉसिबिलिटी के 13th के हाफ डे यानी कि बिफोर द लंच टाइम, यानी कि आपके 1 o'clock तक आप उसको वाइंड अप करो, और इमीडिएटली आफ्टर 1 o'clock यानी आपके जो सेकंड डे 2 यानी कि आपका जो सेकंड हाफ ऑफ द डे स्टार्ट होता है, वहां से आपको फिर से दोबारा इवनिंग तक बिफोर यू गो टू बेड आपको ये सारा कंटेंट रिवाइज करना है, ठीक है? मॉर्निंग के लिए कुछ भी पेंडिंग नहीं रखना है।